नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि एक तरीके से कह सकते हैं आपकी मैराथन क्लासेस होंगी हमारी ये। और ये आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, एमए हो, एमएससी हो, ठीक है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम यूजीटी या फिर पीजीटी के एलएलबी के, चाहे जो भी एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में आपका जो यहाँ पे रेशियो रहता है करंट अफेयर्स का वो काफ़ी ज़्यादा रहता है वेटेज, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट सेशन यहाँ पे देख लेंगे। तो पिछले एक साल का हमारा करंट अफेयर्स है जो कि हम यहाँ पे फोकस करेंगे एक मेनली कि जनवरी से लेकर के सितंबर तक, जो कि हमारा मेन फोकस रहना चाहिए। बाकी पीछे जो घटनाएं हैं वो मेन बेसिकली वो चीज़ें हम यहाँ पे एक बार देख लेंगे, उसके अलावा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हर एग्ज़ाम के पैटर्न्स मैं बता दूं कि 20 से 30% जहाँ यहाँ पे 20 से 30 नंबर बड़े आसानी से गेन किए जा सकते हैं, और 10 यहाँ पे 2-4 नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही साथ में उससे संबंधित जितने भी तथ्य या फिर जितने भी घटनाएं हैं उनको भी देखते हुए चलेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि तैयारी हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन उनसे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उनको भी देखते चलेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनसे संबंधित जो घटनाएं हैं उन पर ही पूछ चले, जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपके ज्ञानवर्धन में भी काम देगा। तो इसी के साथ में आई होप कि मैं समझा पाया हूँ जो चीज़ें हैं, ठीक है। और आप समझ रहे होंगे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट सेशन होगा हमारा करंट अफेयर्स का, ठीक है। मैराथन क्लास एक तरीके से कह सकते हैं। इसी तरीके से हमारी जो ख़त्म हो जाएगी, तो इसके बाद जो हमारा ऑलरेडी हिंदी के ख़त्म हो चुकी है मैराथन, इसी तरीके से हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में किस देश ने अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद था, जिसे हम यूएनएससी कहते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, की अध्यक्षता की। तो भारत ने जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हाल ही में जो है अध्यक्षता की है। इससे संबंधित अगर तथ्यों की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए कि हाल ही में भारत ने अगस्त महीने में जो है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनएससी की अध्यक्षता की है, ठीक है। इसी के साथ देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है इसकी अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 1 जनवरी 2021 को भारत ने सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल यहाँ पे संभाला है, ठीक है। और सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और दुनिया का पुलिस मैन इसे कहा जाता है, ठीक है, सुरक्षा परिषद को, ठीक है। पहली बात क्या है कि जो सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंग होते हैं, जिनमें से एक सुरक्षा परिषद है, ठीक। यूनाइटेड नेशन के यानी संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग होते हैं, जिनमें से एक अंग क्या है, सुरक्षा परिषद। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो सुरक्षा परिषद अर्थात यूनाइटेड नेशन के जो है अस्थाई सदस्य जो होते हैं, जिसे P5 कहते हैं, इसके 5 अस्थाई सदस्य होते हैं और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं, ठीक। और इसी तरीके से अगर बात किया जाए तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव जो है वो गुप्त मतदान के माध्यम से होता है, और उम्मीदवारों को निर्वाचन होने के लिए महासभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला हमारा जो है यहाँ पे इंग्लिश में है, तो इंग्लिश के जो भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है वाइस एडमिरल एन गोरमडे को किस सेना के उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो भारतीय नौसेना के जो उप प्रमुख जो कि एडमिरल एन गोरमडे हैं, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसकी बात अगर किया जाए, इससे संबंधित जो तथ्य हैं अगर देखा जाए तो भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की एक शाखा तथा विश्व में प्रतिष्ठित नौसेना में से एक है। इसकी स्थापना अगर बात की जाए नौसेना की जो है, नौसेना जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक। और इसका बात किया जाए कि 3 कमांडों में बांटा गया है। पहला कमांड क्या है, पूर्वी कमांड, दूसरा पश्चिमी कमांड, तीसरा दक्षिणी कमांड है, ठीक। वहीं पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पश्चिमी कमांड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, और दक्षिणी कमांड का जो मुख्यालय है वो कोच्चि में है, ठीक, कोच्चि में। वर्तमान में भारतीय नौसेना अध्यक्ष जो है एडमिरल करमबीर सिंह है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कि भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है, ठीक। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम अगर देखें तो अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पे व्याख्या दी गई है इंग्लिश में, आप इंग्लिश को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक। बाकी यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण शुरू किया गया था, यानी रिसेंटली 36th एडिशन ऑफ कॉर्पेट हैज़ बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में जो है यहाँ पे कॉर्पेट का 36वां संस्करण शुरू किया गया था, ठीक।
इसी तरीके से अगला प्रश्न अगर हम बात किया जाए तो अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण यानी 30 और 31 जुलाई 2021 को हिंद महासागर में आयोजित किया गया था। ठीक, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो भारतीय नौसेना जहाज़ जिसे हम INS कहते हैं, सरयू एक स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत और इंडोनेशिया जो है RI बम टोम्पो साथ समन्वित गश्त किया गया। ठीक, वहीं अगर बात किया जाए कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे पूछे जाने का जो इलाहाबाद का जो है वो डाइवर्सिफाइड है, कई बार पूछ लेता है कि जापान का जो है मुद्रा क्या है, ठीक, चीन की मुद्रा क्या है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो इंडोनेशिया की जो है मुद्रा आपको इंडोनेशिया की जो है राजधानी जकार्ता है और मुद्रा जो इसकी है क्या है, रुपया। ठीक, इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं और प्रसिद्ध द्वीप सुमात्रा इंडोनेशिया में स्थित है। जो सुमात्रा द्वीप है कहाँ पर है, इंडोनेशिया में स्थित है और इंडोनेशिया की प्रमुख समाचार एजेंसी अंतारा है। ठीक, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी अगला प्रश्न हमारा है इसी तरीके से कि यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के किस राज्य में जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार ने जो है जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक, इससे संबंधित अगर बात की जाए तथ्यों की तो यहाँ पे देखिए कि हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पूर्वोत्तर में एक जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। और इसी तरीके से बात किया जाए तो जैव संसाधन और सतत विकास को मंजूरी दी गई है। इसकी स्थापना अरुणाचल प्रदेश के पापुम ज़िले में किया जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो अगली हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनजातियों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन सी है, मोपा जनजाति, मिश्मी जनजाति, मिनियोंग जनजाति, ये जनजातियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। ठीक, वहीं अगर पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक प्रमुख पूर्वी राज्य है, इसके साथ में कौन कौन सी देश की सीमाएँ लगती हैं, तो इसकी जो है राज्य की सीमाएँ लगती हैं। तो अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में बर्मा या फिर म्यांमार और पश्चिम में भूटान, उत्तर में तिब्बत से मिलती है। ठीक, वहीं अगर बात किया जाए तो पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य, पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आई होप आप समझ में आ गया होगा। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगला है कि हाल ही में बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि कब मनाई गई है। तो 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की जो है पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक, इसी तरीके से अगर इनसे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे कि हाल ही में बाल गंगाधर तिलक जो पुण्यतिथि 1 अगस्त को मनाई गई है। उनका 101वां पुण्यतिथि था और इनका जो जन्म हुआ था 1856 में हुआ था। उन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय शांति के पिता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। देखिए कुछ वचन और नारे जो है एग्ज़ाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। जय जगत का नारा किसने दिया था, विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, करो या मरो महात्मा गांधी, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने इनका जो है दिया था। ठीक, इस तरीके से इंग्लिश में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला जो है हमारा इस तरीके से कि हाल ही में साइरस पूनावाला को मिलेगा लोकमान्य तिलक पुरस्कार से विजेता नामित किया गया है। यानी साइरस पूनावाला को जो है लोकमान्य तिलक पुरस्कार से विजेता नामित किया गया है। वह किस कंपनी से संबंधित है, तो सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो बनाती है कोविड-19 से संबंधित टीके का। इसी तरीके से अगर इससे संबंधित कुछ तथ्यों को देखा जाए तो कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए उनकी सराहना दी गई है। ठीक, और कोविशील्ड वैक्सीन बनाकर फिर देश को नागरिकों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराकर कई लोगों की जान बचाई है उनकी कंपनी ने। ठीक, और यहाँ पे बात किया जाए इस पुरस्कार विजेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी शामिल है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी यहाँ पे इंग्लिश में है, आप व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ में अगर बात किया जाए यहाँ पे इंपॉर्टेंट तथ्यों की, तो हाल ही में ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की 6ठी बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। तो जो यहाँ पे बताया गया कि हाल ही में ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की 6ठी बैठक किस देश की अध्यक्षता में शामिल की जाएगी, तो भारत। ठीक, यानी जो ब्रिक्स का सम्मेलन होगा, जो काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप है, उसकी 6ठी बैठक भारत की अध्यक्षता में यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे की जाएगी।
इससे संबंधित तथ्यों को अगर बात की जाए तो तथ्य क्या है कि यहाँ पे देखिए कि हाल ही में जो भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के आतंकरोधी कार्यदल की 6ठी बैठक हुई है और इस वर्चुअल बैठक ब्रिक्स के सभी, वर्चुअल मतलब कि यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से सभी जो है सामने बैठे थे, आमने सामने भौतिक रूप से यहाँ पे फिजिकली कोई नहीं बैठा था। वहीं अगर बात किया जाए ब्रिक्स के देश कौन कौन से हैं तो BRICS अर्थात ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके देश हैं। दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2010 में इसका समूह बना। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई जो कि चीन में है। ठीक है, इससे संबंधित ये तथ्य आपने देख लिया होगा। ठीक, इसी प्रकार से अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है। तो हाल ही में G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी इटली देश ने की है। ठीक, G20 ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? इटली। अब बात की जाए कि इसकी जो है G20 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे बताया क्या है कि G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स का एक संगठन है। वहीं बात किया जाए कि G20 की स्थापना जो हुई थी वो 26 सितंबर 1999 को हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या जो है वो है 20, यानी 20 सदस्य इसमें शामिल है। ठीक, इंग्लिश में दिया गया है, आप इसको इंग्लिश में देख सकते हैं एक बार। इसी तरीके से यहाँ पे अगला हमारा है कि हाल ही में इसरो नासा की संयुक्त मिशन जिसे हम निसार कहते हैं, उपग्रह किस वर्ष लॉन्च होने की घोषणा की गई थी। ठीक है, निसार, यहाँ पे निसार से संबंधित यहाँ पे हम देखेंगे 2023 में लॉन्च किया जाएगा निसार को, जो कि किसकी संयुक्त मिशन है? एक नासा और इसरो। ठीक है, नी से क्या हो जाएगा? नासा, इसरो। ठीक है, सर से इसरो, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसरो की जो फुल फॉर्म है इसको भी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक, इसका जो मुख्यालय है यानी इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है और इसके वर्तमान निदेशक डॉक्टर के शिवन है। ठीक है, आपको पता ही होगा। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे जो इससे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, अब इसी तरीके से अगला हमारा है 10वां नंबर प्रश्न कि हाल ही में ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से 2 पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? PV सिंधु। ठीक है, 2 पदक जीतने वाली पहली प्रथम महिला बन गई है। पहली महिला है तो इनसे पूछा जा सकता है, इस बात से ध्यान दीजिएगा। ठीक, इस पुरस्कार में प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद थे। देखिए, चलिए ठीक है, इससे आप देख लीजिएगा एक बार। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 11 नंबर क्या है हमारा कि हाल ही में PM मोदी ने कौन सा डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है? तो ई-रूपी लॉन्च किया है। ठीक है, PM मोदी ने हाल ही में डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन कौन सा लॉन्च किया है? ई-रूपी। ठीक, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरह संबंधित अगर बात किया जाए, देखिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व के तहत खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक संगठन है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक, बाकी इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश में आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए 12 नंबर हमारा है। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि हाल ही में जनरल मिन ऑन्ग लाइंग किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो म्यांमार के बने हैं। कौन? मिन ऑन्ग लाइंग जो हैं किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो म्यांमार के बने हैं। ठीक, इसकी राजधानी, म्यांमार की राजधानी जो है वो जो है नायपीडिया है, जिसे इसके जो है रूपी जो है वो बर्मी क्यात है जिसे कहते हैं, और बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। पहले म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था। ठीक, इसी तरीके से अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर हमारा क्या है कि हाल ही में कौन सा शहर कोविड के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला पहला शहर बन गया है, यानी 100% वैक्सीनेशन हो गया है? तो भुवनेश्वर नगर में। ठीक, सी ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर। यहीं पे बात किया जाए कि भुवनेश्वर और कटक को अक्सर क्या कहता है? उड़ीसा के जुड़वा शहर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे सिमलीपाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि चिल्का अभ्यारण्य भी यहाँ पे अवस्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, और सिमलीपाल अभ्यारण्य भी उड़ीसा में अवस्थित है। ठीक है, सिमलीपाल इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से अगला व्याख्या खंड हम यहाँ पे माफ़ कीजिएगा देख लेते हैं
यहाँ पे 14 नंबर हमारा है कि हाल ही में यूएस कॉनकैफ गोल्ड कप जीता है या ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन वी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगर बात किया जाए तो हाल ही में फुटबॉल के संयुक्त राज्य अमेरिका के 7वें कॉनकैफ गोल्ड कप के लिए गत चैंपियन मैक्सिको पर 1-0 की अतिरिक्त समय की जो है यहाँ पे बात किया है। फुटबॉल के अन्य कप यहाँ पे बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, तो डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप। ठीक है, ये सभी जो है फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित कौन कौन से हैं ये बार बार पूछा जाता है। ठीक, तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। वहीं टेबल टेनिस से संबंधित कौन कौन से जो हैं तो रामानुज ट्रॉफी और राजकुमारी चैलेंज कप। बैडमिंटन से पूछा जाता है तो बैडमिंटन से जो है नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप। वहीं हॉकी से पूछा जाए तो रंगास्वामी कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी और मरुगप्पा गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये जो है हॉकी से संबंधित है। इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, थोड़ा सा एक बार देखिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक, इसी तरीके से हमारा अगला है 15 नंबर कि हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की शीर्ष कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने 155वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से अगला हमारा है 16 नंबर। 16 नंबर की अगर बात किया जाए तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम गीत जारी किया है, तो अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री हैं। ठीक, हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्री ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए गीत जारी किया है अनुराग ठाकुर ने। इसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए कि थीम गीत क्या है, कर दे कमल तू। ठीक, कर दे कमल तू दिव्यांग क्रिकेटर संजीव सिंह द्वारा लिखा और गाया भी जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से जो है अगला बात किया जाए तो हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है, तो वो है इंडसलैंड बैंक। यहाँ पे जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है एजेंसी बैंक के रूप में सूचित किया जाएगा। ठीक, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की जो है स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक, इसी तरीके से पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जो थे वो सर असबोर्न स्मिथ थे और भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से 18 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, वह किस राज्य से संबंधित है, तो मुक्केबाज है लवलीना बोर्गोहेन जो कि असम से संबंधित है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इससे संबंधित अगर बात किया जाए, देखिए इसकी पहली बात तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। ठीक, सबसे बड़ा इसका शहर कौन सा है, गुवाहाटी है। असम का पुराना राज्य नाम क्या था, वो कामरूप था। भारत का सबसे प्राचीन तेल जो है डिगबोई जो है वो भी कहाँ पे है, असम में ही है। ठीक, असम का राज्य जो है लोक नृत्य अगर बात किया जाए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहू बार बार पूछा गया है, तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा और नागा नृत्य, कली गोपाल आदि जो हैं ये असम राज्य की प्रमुख लोक नृत्य के अंतर्गत आते हैं। वहीं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके असम के अंदर ही आता है और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के अंतर्गत ही आता है। इसी तरीके से अगला हम देख लेते हैं 19 नंबर। हम यहाँ पे बात करें तो 19 नंबर हमारा क्या है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइंग टेस्ट 2 मिशन लॉन्च किया है, तो नासा ने। ठीक है, नासा ने क्या किया है, बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइंग टेस्ट 2 मिशन नाम से लॉन्च किया है। वहीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात किया जाए, देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है और नासा के वर्तमान मुख्य प्रशासक बिल नेल्सन है। ठीक, और इस तरीके से तथ्यों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला तथ्य यहाँ पे बात किया जाए 20 नंबर, हमारा 20वां प्रश्न है। ठीक, 20वां प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में उड़ान योजना के तहत किस रूट के बीच पहली उड़ान शुरू की गई थी, तो इम्फाल से शिलोंग के बीच में जो है उड़ान के तहत
जो है पहली उड़ान यहाँ पे शुरू की गई है। इससे संबंधित अगर तथ्यों की बात किया जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी व्याख्या यहाँ पे खंड दिया गया है। अब यहाँ पे 21 नंबर हम बात कर लेते हैं। 21 नंबर क्या है कि हाल ही में किसे देश का नया महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है, जिसे हम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट कहते हैं, ठीक, जिसे दीपक दास को नियंत्रक नियुक्त किया गया है, ठीक, महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। CAG यहाँ पे CAG संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आप यहाँ पे देख लीजिएगा। पहली बात यह है कि लेखा महानियंत्रक अर्थात CGA भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है और तकनीकी रूप से सुदृढ़ प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यह वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के अधीन कार्य करता है, पहली बात। और लेखा महानियंत्रक अर्थात CGA की संवैधानिक निकाय नहीं है। इस बात को आप यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। वहीं 22 नंबर अगर हम बात किया जाए तो 22 नंबर क्या है कि हाल ही में किस पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था, इसका नाम बदलकर वर्तमान समय में क्या कर दिया गया है, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के नाम से रख दिया गया है, ठीक है। देखिए, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तथ्यों को आप यहाँ पे देख लीजिएगा, बाकी इंग्लिश में भी है। 23 नंबर हम यहाँ पे बात किया जाए तो 23 नंबर है कि हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया था। तो हिरोशिमा जो है वो 6 अगस्त को हाल ही में मनाया गया है, ठीक। इससे संबंधित यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया और हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम का नाम जो था लिटिल बॉय था, ठीक। वहीं जापान के अन्य शहरों नागासाकी पर 3 दिन बाद जो है 9 अगस्त 1945 को एक और परमाणु बम गिराया गया और इसका नाम क्या था, फैट मैन था, ठीक। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए, अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो जर्मनी ने क्या किया है, जर्मनी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ पे बात किया जाए तो ISA एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को जो है बात किया जाए 2015 में पेरिस अर्थात COP21 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। इसको आप यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान दे सकते हैं। इसी तरीके से 25 नंबर है कि हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप में डिजाइन निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत ने किस बंदरगाह के तट पर समुद्री परीक्षण शुरू किया है। तो कोच्चि बंदरगाह पर जो है समुद्री परीक्षण जो है वो शुरू किया है। इसी तरीके से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देश के प्रमुख बंदरगाह, उनकी अवस्थिति है कहाँ वहाँ पर है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हल्दिया बंदरगाह, ये कहाँ पे है, ये है पश्चिम बंगाल में। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। कांडला बंदरगाह गुजरात में। मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। और मारमुरगांव बंदरगाह जो कि गोवा राज्य में अवस्थित है, ठीक। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हुए चलेंगे, बाकी यहाँ पे आप देखते रहिएगा। अब यहाँ पे 26 नंबर देख लेते हैं कि हाल ही में इब्राहिम रईसी ने किस देश के एक नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इब्राहिम रईसी जो है ईरान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ठीक। अब अगर बात किया जाए अन्य देशों एवं नगर परिवर्तित राज्य जो है, पहले जो है म्यांमार को बर्मा कहा जाता था, ठीक। नीदरलैंड को हॉलैंड कहा जाता था, ठीक। इससे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक। थाईलैंड को श्याम कहा जाता था और लखनऊ को अवध, श्रीलंका को सिलोन और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान और इराक को मेसोपोटामिया कहा जाता था। इसी तरीके से अगर बात किया जाए 27 नंबर यहाँ पे, तो 27 नंबर क्या है, यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिला है। तो पश्चिम बंगाल को, ठीक है, पश्चिम बंगाल को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार दिया गया है, ठीक। अब यहाँ से संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया जाए। अगला हमारा प्रश्न है जो कि है 28 नंबर कि हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी है। तो डॉक्टर धृति बनर्जी की नियुक्ति की इन्होंने दी है। क्या है यहाँ पे
कि हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी है? धृति बनर्जी की। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे अगर देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना जब हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1916 को पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा की गई थी। और यह देश में जीवों के संरक्षण, अन्वेषण, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्राणी अनुसंधान और अध्ययन में प्रमुख भारतीय संगठन है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक, इंग्लिश में है, बाकी इससे संबंधित यहाँ पे देख लीजिएगा। 29 नंबर देख लेते हैं, यानी 29 नंबर है कि हाल ही में लोकसभा ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। इस विश्वविद्यालय का नाम किस नदी के नाम पर रखा गया है? सिंधु नदी। ठीक है, तो हाल ही में लोकसभा ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है और इस विद्यालय का नाम क्या होगा? किसके नाम पर आधारित होगा? सिंधु नदी के नाम पर आधारित होगा। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास किया जाए तो सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत और तिब्बत के माध्यम से बहती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट जो सनो खबाब हिमानी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई अगर बात किया जाए तो 2880 किलोमीटर की लंबाई है और भारत में लगभग 1114 किलोमीटर फैली हुई है। वहीं सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में देखा जाए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन सी नदियां हैं? झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। ये 5 नदियां जो हैं ये इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे 30 नंबर बात कर लेते हैं। हाल ही में आयोजित G20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? सुभाष सरकार ने किया है। ठीक, अब यहाँ पे बात किया जाए G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, जैसा कि हमने देख लिया था। इसके सदस्य जो है वो 20 है। और इसी तरीके से यहाँ पे अगला हमारा प्रश्न है 31 नंबर की हाल ही में राज्य में नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। कर्नाटक राज्य में पहली बार यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है, नई शिक्षा नीति 2020 को जो है कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि जो हम्पी है, हम्पी कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी राजधानी जो है वो बेंगलुरु है। ठीक, इससे संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिए उच्च शिक्षा में जो है सकल अनुपात नामांकन बढ़कर 2018 में 26 था, अब प्रतिशत से बढ़ाकर जो है इसका लक्ष्य रखा गया 50% करना है। ठीक, व्याख्या खंड है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हमारा है 32 नंबर की, हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर की 80वीं यानी 80 पुण्यतिथि कब मनाई गई है? 7 अगस्त को मनाई गई है। इसी प्रकार से अगर इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा जाए तो जैसे कि जनगण मन अधिनायक के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक, और रविन्द्रनाथ टैगोर की यहाँ पे बात किया जाए तो इन्होंने ही गांधी को जो है महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ को गुरुदेव की उपाधि दी थी। ठीक, इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो टैगोर को जो है गीतांजलि के लिए, इनकी रचना जो है गीतांजलि है, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1913 में सम्मानित किया गया था। और साथ ही साथ में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, इसकी शुरुआत जो है 1901 में की गई थी। ठीक है, वहीं अगर बात किया जाए तो नोबेल पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा, भौतिक शास्त्र, रासायनिक विज्ञान और शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं 33 नंबर, यहाँ पे 33 नंबर देख सकते हैं कि इलाहाबाद में, माफ़ कीजिएगा, हाल ही में किस राज्य को वंधन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? तो नागालैंड को जो है वंधन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इससे संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा जाए तो देखिए, चलिए रहने दे दीजिए। अगला हमारा है 34 नंबर, 34 नंबर हमारा है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी किया गया वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर है? तो 122वें स्थान पर है। ठीक, जो राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जो वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में जारी किया गया था, इसमें भारत जो है 122वें स्थान पर विद्यमान है। ठीक, अब इससे संबंधित यहाँ पे अगला हम देखा जाए यानी 35 नंबर यहाँ पे बात करें तो 35 नंबर हमारा क्या है कि हाल ही में
यूनिसेफ इंडिया और किस कंपनी ने बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन दुनिया बनाने में 1 साल की संयुक्त पहल शुरू की है? तो फेसबुक ने। ठीक। वहीं अगर बात किया जाए तो यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जिसे हम कहते हैं, इसका नाम है, और यूनिसेफ जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष के रूप में भी जाना जाता है, एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। वहीं इसकी स्थापना 1946 में किया गया था और यूनिसेफ की अभिभावक संस्था जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ है। ठीक। इसी से संबंधित यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं पॉज करके वीडियो। अगला हमारा